सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जहां पे हम लोग फॉर्मूलेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी बहुत कम समय में रिवाइज करने वाले हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। दिस इज गोइंग टू बी दी बेस्ट मटेरियल फॉर यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेस को, राइट। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पूरे लेक्चर का आपको PDF नोट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बट स्टिल आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको अच्छे से सुने। बहुत छोटा होता है ये, ताकि आपको और क्लैरिटी से चीजें समझ में आने वाली होंगी, ठीक है। इसमें हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं EMI में, दैट इज गोइंग टू बी और फैराडेज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यानी कि अपना लेंस लॉ को भी हम लोग यहां पे देखेंगे। एक आध एग्जांपल भी इसका हम लोग देख लेंगे। चार्ज फ्लोन कॉइल रोटेशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशनल EMF, एक रैंडम शेप वायर का भी देखेंगे, रोटेटिंग कंडक्टर का भी देखेंगे, पैरेलल रेल ट्रैक प्रॉब्लम्स, राइट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप एक कॉइल का कैपिटल L वैल्यू को निकाल सकते हैं, और बैटरी पोलैरिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं इन एन इंडक्टर, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बहुत पूछा जा रहा है आजकल, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, बिहेवियर ऑफ इंडक्टेंस और रादर इंडक्टर एट टाइम t=0 एंड एट स्टेडी स्टेट, इसके ऊपर भी आपको सर्किट प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग दो पेयर ऑफ कॉइल का कैपिटल M वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड एट द लास्ट LC ऑसिलेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले अपना आता है फैराडेज लॉ। इसका जो इंड्यूस्ड EMF होता है दैट इज गिवन बाय -d∅/dt, राइट। यहाँ पे आपका phi हो गया फ्लक्स, विच इज बेसिकली BA cos थीटा। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन यहाँ पे ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि एंगल थीटा जो होगा दैट इज योर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड योर एरिया वेक्टर, राइट। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन की ओर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF या फिर जो करंट उसमें फ्लो करने वाला है उसका डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग लेंजेज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ बेसिकली क्या है, ये आपको कहता है कि डायरेक्शन ऑफ I विल बी सच दैट इट्स इफेक्ट विल अपोज द चेंज इन द फ्लक्स। तो ये आपको स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू इसको और आप बेहतर समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, राइट। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए, राइट। आगे आगे डायग्राम को देखेंगे तो हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपके पास ये एक कॉइल है, फील्ड आपको इनटू द प्लेन इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि इस करंट का जो फील्ड हो वो इसके इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करे। तो करंट फ्लो किया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज अगर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ दिखाई देगा इसके कारण, विच मीन्स इट इज अपोजिंग द इंक्रीमेंट इन द फील्ड ड्यू टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक कॉइल है इस तरीके से, और ऊपर से मैग्नेट नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है। आप तो ये मानिए कि ये आपने इस मैग्नेट को छोड़ दिया है नीचे गिरने के लिए। तो जैसे जैसे इसका नॉर्थ पोल इसके प्लेन के पास आ रहा है, दिस फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस लूप विल इंक्रीज विथ टाइम। तो अगर इंक्रीज करेगा तो ये करंट आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ताकि आपका फील्ड इसके कारण जो है वो ऊपर की तरफ आए, विच मीन्स अपोज करेगा इसके एक्टिविटी को, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते थे, दिस इंडक्शन ऑफ करंट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाई दिस डायग्राम। आपको पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है यानी कि वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमको क्या करना है, ये मैग्नेट अगर नीचे गिर रहा है, ये नॉर्थ पोल अगर नज़दीक आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये नॉर्थ पोल नज़दीक ना आए, तो ये लूप भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, ताकि नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करे। ये भी सवाल बनता है कि इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो वो G से कम होगा, बिकॉज एक रिपेलिंग फोर्स होगा इसके ऊपर। तो ये एग्जैक्टली फ्री फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज फ्लोन पे, इस पर भी सवाल बनता है कि आपका जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो करता है। दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा phi बाई आर। आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप जिसमें आपको करंट फ्लो किया होगा। करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास ये एक बड़ा वाला लूप है और
अंदर में कॉन्सेंट्रिक एक छोटा सा लूप है, छोटे वाले लूप का रेडियस a है एंड दिस इज मच मच स्मॉल दैन दी रेडियस b, राइट। बाहर वाले में करंट I फ्लो कर रहा था और आपने ऑल ऑफ अ सडन इस करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि पहले क्लॉकवाइज था ये करंट, फिर बाद में आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो फ्लक्स जो इस छोटे वाले लूप से पास कर रहा था वो भी चेंज किया। अगर पहले फ्लक्स फाई था तो बाद में फ्लक्स माइनस फाई हो जाएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हैज चेंज्ड, राइट। तो जो डेल्टा फाई हो गया दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स फाई, यानी कि 2 टाइम्स बी इंटू एरिया, ठीक है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाले लूप की वजह से सेंटर पे होगा दैट इज योर म्यू नॉट आई बाई 2b एंड एरिया ऑफ दिस छोटा वाला लूप इज पाई a स्क्वायर। और इस तरीके से आप यहाँ पे डेल्टा फाई सॉल्व किए, डेल्टा फाई को आप डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉलर कॉइल, तो आपको आ जाएगा कितना चार्ज फ्लो किया है। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके पास मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये आपको रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में आपको सर्कुलर लिया गया है। ये सर्कुलर कॉइल इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंड ये जो ग्रीन डॉट्स है वो दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है एंड आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। इस लूप का रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको कैपिटल N है, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम इसी डायग्राम को समय शून्य मान ले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में पैरेलल है, यानी कि उनके बीच का एंगल अभी 0 है। और किसी भी टाइम t बाद जब ये लूप आपको ओमेगा से रोटेट कर जाएगा तो थीटा हो जाएगा ओमेगा t, यानी कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज गोइंग टू बी ओमेगा t। तो फ्लक्स आपको हो जाएगा कितना, NBA cos ओमेगा t। आपको n भी मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको मल्टीप्लाई करना है। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको EMF निकल के आएगा दिस मच एंड दिस NBA ओमेगा इज योर E नॉट। और यही हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट में शुरुआत से ही पढ़ते हैं दैट योर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट फिर हम निकाल सकते हैं E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे E नॉट क्या है। कभी कभी हमसे एम्पलीट्यूड EMF पूछा जाता है दैट इज योर NBA ओमेगा, करंट एम्पलीट्यूड पूछता है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और तरीका जिससे आपका EMF इंड्यूस होता है, राइट। दिस इज़ योर मोशनल EMF। मोशनल EMF अगर आपका कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, इन दैट केस आपको EMF इंड्यूस इसमें होता है। इसके मैकेनिज्म में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, राइट। हालांकि इसमें बेसिक बात अगर की जाए तो इसमें जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको शिफ्ट होते हैं। सो अगर ये कंडक्टर आपको v वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है एंड इन दिस फर्स्ट डायग्राम आई हैव टेकन v परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड v। सो बेसिकली यहाँ पे v, b एंड l आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसा सिचुएशन है जो कि मोस्टली आपके सारे सवाल में यही रहने वाला है, सो इन दैट केस द इंड्यूस्ड EMF इन दिस रॉड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू BLV। मान लीजिए इस रॉड का कोई रेजिस्टेंस भी है तो हम इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं इस डायग्राम से। एक EMF इंड्यूस है और एक रेजिस्टेंस R हो गया। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका X वाला एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ये जो V क्रॉस B होता है ना, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पोलैरिटी इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो ये V वेलोसिटी इधर की तरफ है और B आपका इनटू द प्लेन है। आप राइट हैंड से अपना V क्रॉस B का डायरेक्शन पता करें तो आप जब V क्रॉस B करेंगे तो वो आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन आने वाला है, यानी कि ऊपर वाला साइड आपका पॉजिटिव पोलैरिटी होगा और नीचे वाला आपका नेगेटिव पोलैरिटी होगा। इसीलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे डंडे को बनाया है इस बैटरी का, ठीक है। इस बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैसे आप इसको जज कर सकते हैं V क्रॉस B के डायरेक्शन से। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। उसके लिए अगर आपका वीक है ये टॉपिक तो आप प्रैक्टिस करें कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B या कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है। अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे केस में जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ले जो कि इस रॉड के परपेंडिकुलर हो, विच इज़ योर V साइन थीटा। तो फॉर्मूला आपका सिंपली हो जाएगा BL V साइन थीटा। V कॉस थीटा की वजह से कुछ भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर BLV में कोई भी दो आपस में पैरेलल हो गया तो आपका EMF 0 ही आने वाला है। इस रिजल्ट को ध्यान में रखें। इफ एनी टू आर पैरेलल E इज गोइंग टू बी 0,
बहुत बढ़िया सर। अगर आपका कोई रैंडम शेप का वायर है, सीधे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक रैंडम शेप का वायर है, ये आपका एक्स वाला एंड है, ये आपका वाई वाला एंड है, और ये वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, फील्ड आपको इनटू द प्लेन है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स और वाई को एंड, इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, आप इस पूरे कंडक्टर को उस स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उतना ही ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होता है। तो आप इस शेप की जगह इस वाले शेप के लिए सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है, BLV आप करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज एट अ डिस्टेंस हाउ मच, कैपिटल L फ्रॉम दिस पॉइंट O, और इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है वो रिवॉल्व करने वाला है, राइट इस तरीके से वो घूमने वाला है इसके अबाउट। रॉड का अपना जो लेंथ है वो आपको होने वाला है R-L बेसिकली। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्व करना है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फील्ड आपको इनटू द प्लेन है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप x पे जाके एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, और इस dx लेंथ के एलिमेंट का एक लीनियर वेलोसिटी होगा इस समय, विच इज योर v इज इक्वल टू ओमेगा x। तो इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस एक छोटा सा ईएमएफ आपको इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज योर DE, और DE कितना हो जाएगा, BVL होता है। सो BL की जगह dx लिखेंगे और v की जगह लिखेंगे ओमेगा x। अगर आपको टोटल चाहिए इस रॉड का कितना होने वाला है, तो इस छोटे छोटे सारे बैटरीज को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आपने मारा इंटीग्रेट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, L से लेके R तक आपने किया, तो ये रिजल्ट निकल के आया। अब आपके लिए 95% ऑफ टाइम्स क्या होने वाला है, ये जो L है वो 0 होने वाला है, यानी कि रॉड इस P पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा। इन दैट केस आप L को इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दे तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। बट स्टिल आपको ये भी पता होना चाहिए, जनरल केस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। सो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर रॉड इस P पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, यानी कि ये L आपका 0 हो गया, ये रॉड शिफ्ट होके बेसिकली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और फिर से कि कौन सा पोलैरिटी हायर होगा कौन सा लोअर होगा, वही तरीका है। वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, फील्ड आपका इनटू द प्लेन है, आप V क्रॉस B करेंगे तो आपको जो उसका डायरेक्शन आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड, यानी कि जो P वाला पॉइंट है वो आपको हायर पोटेंशियल पे होने वाला है, यानी कि VP माइनस VQ हो जाएगा आपका हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल रेल ट्रैक प्रॉब्लम्स। अब इसमें आपका दो स्टैंडर्ड सिचुएशन बनता है। एक, सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पैरेलल रेल ट्रैक्स है, ठीक है, पैरेलल रेल ट्रैक्स है, और ये रेल ट्रैक्स आपको स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। इसके ऊपर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का आपको लेंथ जो है वो स्मॉल l है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको कैपिटल R है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। शुरुआत में ये रॉड आपको रेस्ट पे रहा था, कोई है जो इसे F0 फोर्स से कंटिन्यूसली राइट साइड मूव करा रहा है। तो जब ये रॉड आपको धीरे धीरे राइट साइड एक्सेलरेट करेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आना चालू हो जाएगा। उस वेलोसिटी आने के कारण इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि फील्ड भी है पूरे रीजन में इनटू द प्लेन, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, राइट। बैटरी का पोलैरिटी हमने ऐसा क्यों चूज़ किया, आप V क्रॉस B से जज कर सकते हैं। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, ये आपको बन गया एक क्लोज लूप, तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा इस रॉड पे, विच इज़ योर IBL, राइट। हमको ये चीज़ पहले वाले चैप्टर से पता है। अच्छा, और उस फोर्स का डायरेक्शन आपको आने वाला है लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो रॉड का एक्सेलरेशन होगा किसी भी टाइम पे, दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट F0 माइनस FM डिवाइडेड बाई मास, और उस A की जगह हम लिख सकते थे dV/dt, राइट। अब यहाँ पे ये जो FM है वो क्या है, ILB है, और I कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो BLV अपॉन R इंटू योर LB, तो आपका जो FM हो गया वो आपको हो जाएगा B²L² V अपॉन कैपिटल R। आप उस FM की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, आपको ये रिलेशन निकल के आएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड एट एनी गिवन टाइम t कितना होगा। अगर आप यहाँ पे t की जगह इन्फिनिटी पुट करें, यानी कि एट स्टेडी स्टेट, तो वेलोसिटी को हम लोग फिर बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी आपका हो जाएगा F0 R अपॉन B²L²। ये वो वेलोसिटी है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो जाता है। एंड आफ्टर दैट टर्मिनल वेलोसिटी वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, दैट पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट
वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट इंटू वी टी. दैट पावर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर. तो अगर आपसे कोई रेजिस्टर के अक्रॉस का पावर पूछता है तो आप सिंपली पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. दूसरे केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह एक कैपेसिटर है. तो फिर से वही कहानी है, किसी भी टाइम टी पे मान लीजिए कि इस रॉड के पास कोई v वेलोसिटी है. अगर रॉड के पास v वेलोसिटी है तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा BLV. तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C इंटू ई विच इज CBLV. राइट. अब क्या हो रहा है ना कि इस रॉड का वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है. इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज है वो भी चेंज कर रहा है. सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग. करंट आपका हो जाएगा dq बाई dt यानी कि CBL, और dv बाई dt की जगह आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन a. फिर से इस रॉड पे लिखिए आप फोर्स का इक्वेशन, एफ नॉट माइनस एफ एम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. हमारे पास एफ एम की वैल्यू है क्या, हाँ है. एफ एम आपको कितना हो जाएगा ILB, और करंट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है CBLA. तो CBLA इंटू LB इज इक्वल टू MA. यहाँ से आपका A का वैल्यू निकल के आ गया. आपको ये फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे. ये हो गया आपको एक्सेलरेशन, और आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे कोई स्टेडी स्टेट का चक्कर है नहीं. यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको सिलेंड्रिकल रीजन में है. तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन क्रॉस है ये आपको हो गया वो इनटू द प्लेन वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपको एक सिलेंड्रिकल रीजन में है. ठीक है. इसका जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसके पूरे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है इन सर्कुलर लूप्स, इन सर्कुलर क्लोज्ड लूप्स. क्लोज लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन क्लोज लूप्स. और क्योंकि ये क्लोज लूप में है इसका मतलब है कि अब ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अनलाइक योर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे वो एक कंजर्वेटिव फोर्स था. ये आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें. ठीक है. यहाँ पे दो केस बनता है, एक तो इस ग्रीन वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा, और एक इस ग्रीन वाले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने फील्ड को इनटू द प्लेन माना है, और ये माना है कि फील्ड आपको इंक्रीज कर रहा है. अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो लेंज लॉ से जैसे हम लोग डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये एक वायर होती, अगर ये डॉटेड नहीं होकर एक वायर होती तो इसमें आपको करंट फ्लो करता एंटी क्लॉकवाइज टू अपोज दिस इंक्रीज इन फील्ड. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आपको इस तरीके से हर पॉइंट पे टैंजेंशियल होगा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपका पॉइंट इस ग्रीन वाले रीजन के अंदर है, यानी कि फॉर R लेस देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का फॉर्मूला ये होगा, और फॉर R मोर देन इक्वल टू कैपिटल R आपका फॉर्मूला ये होगा. तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो अंदर में इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और बाहर में इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए. बात करते हैं एडी करंट्स की, तो आपको बस इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है एंड इट इज़ प्लेस इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है, ये जो येलो लाइन्स है दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, और वो सपोज कीजिए इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो स्मॉल लूप्स में ना घूमना चालू कर देंगे. राइट. और किस तरीके से करंट फ्लो करेगा वो फिर से लेंज लॉ से दिया जा सकता है, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं. मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको मिनिएचर करंट्स फॉर्म हो जाते हैं, और करंट अगर फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो हमको पता है कि वहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट भी होगा, यानी कि हीट डिसिपेशन भी होगा. तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की. तो सेल्फ इंडक्शन बेसिकली किसी भी कॉइल का वो प्रॉपर्टी है बाई विच इट अपोजेस द चेंज इन इटसेल्फ, यानी कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई लूप है, उसमें करंट चेंज कर रहा है, राइट, तो उस करंट के चेंज को ही वो कंडक्टर खुद अपोज करेगा. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर सेल्फ इंडक्शन. तो मान लीजिए कि फॉर एनी कॉइल कैरिंग करंट आई, आपके पास कोई कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. राइट. सेल्फ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ओन करंट. राइट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सोलेनॉइड है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके खुद के करंट के कारण उसी में कितना फ्लक्स होगा,
उसी में कितना फ्लक्स होगा। सो अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि सिंपली इंडक्टेंस, जिसका यूनिट आपको हेनरी होता है। ठीक है, अगर ये आई आपका टाइम के साथ वेरी करता है तब आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा उस इंडक्टर में या फिर उस कॉइल में, और वो ईएमएफ कितना हो जाएगा, आप इसी को मारोगे डिफरेंशिएट, फैराडेज लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी, तो आपको आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्शन यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी है बैटरी का, वो हम डिसाइड कर लेंगे यूजिंग अगेन लेंज लॉ, यानी कि किस तरीके से अपोज करने वाला है वो चीज़ों को। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड योर कैपिटल एल। ये आपके सामने एक सोलेनॉइड है और हम एक ऐसे सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं जो कि आइडियल है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ठीक है, ऐसे सोलेनॉइड को हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं, जो कि आपका एक तीसरा एलिमेंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। अच्छा, तो हमको क्या करना है, आप अपने मन से मान लीजिए कि इस इंडक्टर में आपको आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस आई करंट के कारण इस इंडक्टर में कितना फ्लक्स हो जाएगा, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो एन बी ए, बी आपको कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, राइट। आप आई को सेपरेट करो तो ब्रैकेट में जो भी बचता है ना, वही तो आपका होगा कैपिटल एल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाई इज इक्वल टू एल आई, आई के साथ जो भी टर्म आपका जुड़ा हुआ है वही आपको हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस तरीके से हमने सेल्फ इंडक्टेंस सॉल्व कर लिया है फॉर योर इंडक्टर, राइट। अगर मान लीजिए इस इंडक्टर के अंदर कोई मीडियम भी होता, कोई कोर होता, कोई सॉफ्ट आयरन होता, तो आपको म्यू आर भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ योर रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बैटरी पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी। सबसे पहला केस, मान लीजिए आपके पास ये इंडक्टर, लेकिन इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तब तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, राइट। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, सो नो ईएमएफ इंड्यूस। तो हम इस पूरे इंडक्टर को बेसिकली एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंडक्टर उस इंक्रीज को अपोज करना चाहेगा, तो वो बैटरी कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा ताकि यहाँ से आपको करंट निकले तो इस इंक्रीमेंट को वो अपोज करे। तो जो भी होगा बेसिकली उसको अपोज करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका करंट डिक्रीज करता है, तो इस डिक्रीज को अपोज करेगा, विच मीन्स डिक्रीज को होने देगा नहीं। तो पोलैरिटी बैटरी का कुछ ऐसा होगा ताकि और करंट राइट साइड ही फ्लो करे, इस डिक्रीज को अपोज करे। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल भी है। सपोज कीजिए ये आपका एक्स टर्मिनल है, ये आपको रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे बैटरी है 15 वोल्ट की, यहाँ पे आपको इंडक्टर है 0.5 हेनरी का। करंट आपको यहाँ पे राइट साइड फ्लो कर रहा है और करंट डिक्रीज कर रहा है। एट दिस वेरी मोमेंट जो करंट है दैट इज योर 5 एम्पियर एंड डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 10 एम्पियर्स पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस माइनस बनाना इजी है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आपने यहाँ बनाया प्लस, यहाँ बनाया माइनस। बैटरी का तो डिफाइंड होता है, और इस इंडक्टर में आप में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर करंट डिक्रीज करता है तो माइनस प्लस बनाते हैं, तो ये हो गया माइनस प्लस। अब आपको लिखना है वी एक्स माइनस वी वाई। आपसे सवाल में पूछ सकता है व्हाट इज दी वी एक्स माइनस वी वाई वैल्यू। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विच इज योर 5 इंटू 1 विच इज योर 5 वोल्ट। ये आपको हो जाएगा माइनस 15, है ना। सबसे पहले इसका नेगेटिव टर्मिनल आपको मिला है और यहाँ पे आपको भी नेगेटिव मिलने वाला है, तो माइनस 0.5 इंटू डी आई बाई डी टी क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। तो 0.5 इंटू 10, तो ये आपको हो जाएगा -5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट की। ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहाँ का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक आरसी का। सो एलआर में आपको क्या होता है, हमारे पास फिर से दो केस है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक एल और आर है और आपने टाइम t इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया, तो धीरे धीरे इसमें जो करंट है वो ग्रो करना चालू करेगा। समय 0 पे करंट 0 होता है और किसी भी टाइम t पे जो करंट होता है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन कैपिटल एल। यहाँ पे आपका जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो होता है L बाई आर, राइट। कैपेसिटर में होता था RC, यहाँ पे है L बाई आर, क्योंकि ये टाइम कॉन्स्टेंट है तो उसका यूनिट भी आपको सेकेंड होगा। और ये जो I नॉट है, दिस इज योर मैक्सिमम करंट जो कि आपका होने वाला है E बाई आर,
ये वो करंट है जो कि स्टेडी स्टेट में इस लूप में फ्लो कर रहा होगा। इसका ग्राफ आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और वन टाइम कांस्टेंट पे जो करंट होगा सर्किट में दैट इज 63% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल करंट। बात करें डीके की, यानी कि आपका इंडक्टर है जिसमें कि आपको पहले से ही एक आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था। सो बेसिकली उसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी पहले से ही स्टोर्ड था, फिर आपने उसको एक रेजिस्टर के अक्रॉस जोड़ के स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट आपको फ्लो करना चालू करेगा क्योंकि उसको एक क्लोज पाथ मिल गया है। लेकिन रेजिस्टेंस से जब वो फ्लो करेगा तो हीट डिसिपेट होगा और एनर्जी का लॉस होगा बेसिकली विथ टाइम। सो करंट आपको डीके करना चालू करेगा धीरे धीरे। समय शून्य पे करंट आपका मैक्सिमम है दैट इज आई नॉट, और किसी भी टाइम टी पे आपको करंट होगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा और किसी वन टाइम कांस्टेंट पे यानी कि टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर पे जो करंट होगा सर्किट में दैट इज 37% ऑफ द टोटल करंट। तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। एनर्जी स्टोर का सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला है कि आपके पास एक इंडक्टर है जिसका वैल्यू कैपिटल एल है और करंट इससे अगर आई फ्लो कर रहा है तो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इज योर हाफ एल आई स्क्वायर। बढ़िया है। अब ये जो चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि स्टेडी स्टेट। तो ये आपके पास मान लीजिए एक इंडक्टर है और एक्स वाई इसका टर्मिनल्स है। समय शून्य पे क्या होता है ना, समय शून्य पे इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता है, इट बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। तो आप इस इंडक्टर को यहाँ से हटा सकते हो। और समय इन्फिनिटी पे यानी कि एट स्टेडी स्टेट दिस इंडक्टर बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। तो आप इस पूरे इंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हो एक सिंपल प्लेन वायर से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सवाल आपको दिया हुआ है, ये आपको 3 ओम, कैपिटल एल 6 ओम और यह है 6 वोल्ट। तो समय शून्य की अगर हम लोग बात करें, समय शून्य पे आपको इंडक्टर के थ्रू कुछ पास करता ही नहीं है, तो ये बीच वाले सर्किट का कोई रोल ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। सिंपली 3 है, यहाँ पे 6 है, करंट हो गया आपको 2 एम्पियर इस बैटरी के थ्रू। और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपको इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है एक प्लेन वायर से। सो ये सवाल बेसिकली आपको हो गया 3 ओम 6 ओम पैरेलल में है विच मीन्स 2 ओम, बैटरी 6 वोल्ट का है तो करंट आपको हो जाएगा 3 एम्पियर। राइट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है और इस तरीके से आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, कम समय में ज़्यादा रिविजन। बात करें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अनलाइक योर सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एक सिंगल कॉइल का प्रॉपर्टी है, ये आपको पेयर ऑफ कॉइल का एक प्रॉपर्टी है जहां पे ड्यू टू विच अ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स ड्यू टू विच अ चेंज इन current in one coil is opposed by EMF induced in another coil because of flux linkages। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक इंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये आई करंट आपको मान लीजिए चेंज भी कर रहा है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण एक आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें होगा और वो फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इस बाजू वाले इंडक्टर के साथ लिंक्ड होगा। अब कितना लिंक है उस पर नहीं जा रहे हैं लेकिन लिंक्ड होगा। तो अगर यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है यानी कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज ऑल्सो चेंजिंग, और चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण आपको पता ही है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस चेंज को अपोज करने के हिसाब से ही इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल। सो φ2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज m इंटू I1। m को ही हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ईएमएफ इंड्यूस की बात की जाए तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे -m di1/dt। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल M है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इस पे बेस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। M होता है आपको K √ L1 इंटू L2। L1 क्या है सर, L1 आपको होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 और K क्या है, K इज योर कपलिंग फैक्टर। K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है। K बेसिकली आपको बताता है कि फ्लक्स कितना लिंक्ड है, क्या फ्लक्स 100% लिंक्ड है या फिर फ्लक्स कुछ कम लिंक्ड है या फिर फ्लक्स बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। अगर ये दो कॉइल बहुत दूर दूर होते एक दूसरे से तो इसका फील्ड इसके साथ कभी भी लिंक हो ही नहीं पाता। इन दैट केस आपका K का वैल्यू 0 होता। अगर यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अगर एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर ही लिपटा हुआ है, इन दैट केस किसी एक में अगर आपने करंट फ्लो कराया है तो उसका फ्लक्स 100% लिंक्ड होगा दूसरे कॉइल के साथ। इन दैट केस आपकी K की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर दोनों कॉइल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपका K का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाउ टू फाइंड कैपिटल M,
सिंपल एग्जांपल है एक, आप क्या करेंगे, आप बड़े वाले कॉइल में, यहाँ पे आपके पास फिर से वही डायग्राम है, एक बड़ा वाला कॉइल है, एक छोटा वाला कॉइल है, दोनों कंसेंट्रिक है, बाहर वाले का रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू अंदर वाले का रेडियस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने मन से बाहर वाले कॉइल में एक करंट आई फ्लो करा देंगे और इस आई करंट के कारण छोटे वाले में कितना फ्लक्स होगा, बी इंटू एरिया, बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई टू बी, और इस छोटे वाले का आपको एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, राइट। आप आई को अलग करो, ब्रैकेट में जो भी टर्म है वही आपका होगा कैपिटल एम। तो एक सिंपल से सवाल से आपको ये चीज़ आपको समझाई गई है, सवाल का लेवल और भी ऊपर जा सकता है। बात करते हैं अपने एलसी ऑसिलेशन की। यहाँ पे आपको सर्किट में सिर्फ एल होगा, सिर्फ सी होगा, देयर इज नो रेजिस्टर। अगर सिस्टम में रेजिस्टर ही नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, देयर इज नो हीट डिसिपेशन, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मान लिया है कि शुरुआत में समय शून्य पे इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q नॉट और माइनस Q नॉट, आपने स्विच को क्लोज कर दिया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज आपको फ्लो करना चालू करेगा। सो बेसिकली सर्किट में करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू करेगा और इस कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होना चालू होगा। कुछ समय बाद मान लीजिए इस पे चार्ज Q आ गया, सर्किट में करंट आई आ गया, उसके और कुछ समय बाद इस वाले प्लेट पे चार्ज कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा विच इज़ योर आई नॉट। फिर इसके कुछ समय बाद क्या होगा, ये वाला प्लेट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला नेगेटिवली चार्ज। फिर ये प्रोसेस आपको और आगे बढ़ेगा, राइट। और दोबारा से एक ऐसा सिचुएशन आएगा व्हेन यू विल गेट दिस इनिशियल पिक्चर अगेन, राइट। दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वन साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम लोग एक साइकिल बोलेंगे। और इस पूरे एक साइकिल का जो टाइम होता है ना, वो होता है आपका टाइम पीरियड विच इज़ योर 2 पाई अंडर रूट एल सी, यानी कि ओमेगा होता है आपका 1 बाई अंडर रूट एल सी, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं एल सी ऑसिलेशन। बेसिकली यहाँ पे आपको चार्ज और करंट ऑसिलेट करता रहता है। इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, शुरुआत में सिस्टम में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था और कुछ समय बाद सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी है, फिर कुछ समय बाद सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। सो बेसिकली एनर्जी भी आपका यहाँ पे ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। कभी कभी दोनों रहता है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, राइट। तो एक और हम लोग यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि आपका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ देखें तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है विच इज योर Q नॉट स्क्वायर बाई 2c। यहाँ पे आपको दोनों है, सो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ LI स्क्वायर, और यहाँ पे आपको सिर्फ हाफ LI नॉट स्क्वायर है। ये सब आपस में बराबर होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर योर न्यूमेरिकल्स। अगर हम बात करें किसी जनरल इक्वेशन की, सो किसी भी मोमेंट पे जो चार्ज Q होता है दैट इज गिवन बाई Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड करंट इज I नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे आपको हमने क्या बोला, समय शून्य पे चार्ज है Q नॉट। आप इस इक्वेशन में t की जगह 0 पुट करो तो ये Q की वैल्यू कितना आना चाहिए, Q नॉट। इसका मतलब आपको 5 हो जाएगा पाई बाई 2, राइट। सिर्फ एक आपको एक सवाल दिखाया जा रहा है कि डायग्राम ये दे दिया, इक्वेशन ये दिया, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी है। तो समय शून्य पे अगर चार्ज Q नॉट है, आप यहाँ पे उसको पुट करेंगे, आपको 5 निकल के आएगा पाई बाई 2। सो इनिशियल फेज इज योर पाई बाई 2, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर EMI। और बहुत कम समय में आपको आई होप बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा है, चैनल पे नए हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक कीजिए इस वीडियो को। हम लोग और टॉपिक्स में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।